नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। नए साल के जश्न में हो सकता है आपने भी पार्टी की हो, रात में एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा हो। योगी फोर्स ने भी बदमाशों को हैप्पी न्यू ईयर बोला, लेकिन अपने ही स्टाइल में। 2025 में योगी फोर्स के एनकाउंटर यूपी में सारी की सारी लाइमलाइट बटोर कर ले गई और 2026 की शुरुआत होते ही योगी फोर्स ने बुलेट की रफ्तार को थमने नहीं दिया। रात 12 बजते ही यूपी पुलिस ने अपनी बुलेट की पहली गोली भाईजान के नाम कर दी। यूपी के बदमाशों को बता दिया कि अपराध करोगे तो 2026 में ही हिसाब के लिए तैयार रहना। भाईजान तो उसका केवल ट्रेलर भर है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके अपराधी नाम सुन करके भागता है। साल भले ही बदल गया, लेकिन योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं बदला। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। यूपी में 2026 का पहला इनकाउंटर हो गया। योगी फोर्स के नए साल की पहली गोली भाईजान के नाम और पूरे अपराध जगत को यह संदेश दे दिया कि योगी की पुलिस का बुलेट शो 2026 में इसी रफ्तार से चलेगा। योगी के पीतल के निशाने पर वो कौन से नाम होंगे जिन्हें छलनी करने से खाकी वर्दी वाले जरा भी हिचकेंगे नहीं, जिन्होंने भी यूपी में कानून को चुनौती दी, सामने आते ही उन्हें ठोक डालेंगे योगी फोर्स के जवान। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। योगी के पीतल की पावर यूपी पुलिस ने रात 12 बजते ही अपराधियों को समझा दी। घड़ी में जैसे ही सुइयां 12 पर पहुंची और 2026 की एंट्री हुई, उसी वक्त यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में इमरान का हाफ एनकाउंटर कर दिया। 2026 का श्री गणेश ही योगी फोर्स ने पावर पैक बुलेट शो से किया और अपनी गोली से इमरान को छलनी कर दिया। लंगड़ा कर चलता दिख रहा इमरान, एक पांव का ये बदमाश, और इसके चेहरे पर दर्द का भाव बता रहा है कि योगी फोर्स ने चोट केवल भाईजान पर नहीं की, बल्कि अपराध जगत में शामिल भाईजान की उस टोली पर की है जो योगी की पुलिस को आंख दिखाती है और जब पकड़ी जाती है तो लंगड़ी हो जाती है, व्हील चेयर पर आ जाती है, हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साल के पहले दिन लंगड़ी खेल रहा ये इमरान एक गिरोह का बड़ा लुटेरा है। इस बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इमरान का गिरोह घरों की रेकी करने के बाद लूट की वारदात अंजाम देता था। नए साल पर भी इमरान खाली घरों में लूट की फिराक में था। प्लान था कि लोग जश्न मनाने घर से बाहर जाएंगे और पीछे से लूट करेगा। यूपी में क्राइम की बड़ी वारदात हो या फिर लूट जैसी वारदात, योगी पुलिस अपराध और अपराधियों में फर्क नहीं करती। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। इमरान निकला तो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए था, लेकिन पुलिस की जब इस पर नजर पड़ी,
इसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस ने उसका पीछा किया, जिसके बाद मुठभेड़ में साल की पहली गोली योगी फोर्स ने इमरान के नाम कर दी। यही वो सड़क थी जहां से इमरान नाम का एक बदमाश मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जब रात को तलाशी ली जा रही थी, उस दौरान संदिग्ध परिस्थिति में इमरान को रोका गया, लेकिन वो रुकने की बजाय बाइक लेकर सीधा निकल गया। लेकिन ऐसी उबड़ खाबड़ जगह होने की वजह से बाइक फिसल गई। पुलिस उसके पास पहुंचती, उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली इमरान के पैर पे लगी। एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें बता रही हैं कि रात 12 बजे गोलियों की गूंज से पूरा इलाका कैसे दहल गया। इमरान के गिरोह के बाकी सदस्य भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोई भी बचने नहीं पाएगा। 2023 में 1428 एनकाउंटर हुए थे। 2024 में यह बढ़कर 1619 हो गया और 2025 में यह बढ़कर 2739 तक पहुंच गया। अब पहले दिन के बुलेट शो से साफ है कि 2026 में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इमरान को बुलेट ठोक कर योगी फोर्स ने प्रदेश के बचे खुचे अपराधियों को अपने ही अंदाज में हैप्पी न्यू ईयर कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह यूपी के बदमाशों के लिए 2026 बैड न्यू ईयर होने वाला है, उसी तरह कट्टरपंथियों का भी साल खराब होना तय है। गोरखपुर से महज 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर के लिए एक मुस्लिम इलाके में नौशाद और फैजल नाम के हिंदू युवक को चाकू से गोदकर मार डाला। उसके गले और पेट पर एक के बाद एक कई वार किए गए। हालांकि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से आ चुके हैं, लेकिन निशांत के परिवार के लोगों की सीएम योगी से एक ही गुहार है, वो ये कि दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले चाकूबाजों का बुलडोजर हिसाब हो। यहाँ पे हिंदू को मार दिया। के इनकाउंटर करके मारा चाहिए। जो भी बच्चे हैं नामजद हैं, नामजद हैं, उनका इनकाउंटर हो जाए। कोई बुलडोजर की कार्रवाई, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये बवाल एक बेकसूर हिंदू युवक की मौत पर है, जिसे सरेआम बेरहमी से मारा गया। धारदार खंजर से उसके गले और पेट पर वार किया गया। और जानते हैं कत्ल जैसे इस संगीन गुनाह को किसने अंजाम दिया? कुशीनगर के नौशाद और फैजल ने। योगी के गढ़ गोरखपुर से महज 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर के एक इलाके में दो कट्टरपंथी भाईजान के इस खूनी वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि आरोपी नौशाद और फैजल ने मुस्लिम इलाके में घेर कर निशांत की दिन दहाड़े हत्या की। चश्मदीदों की माने तो नौशाद और फैजल ने बीच सड़क पर निशांत को रोका। इस दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। फिर आरोपी नौशाद और फैजल ने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच नौशाद फैजल ने निशांत पर चाकू से हमला बोला। आरोपियों ने पहले गले और फिर पेट में कई बार वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। तहरीर में दो नामजद आरोपी थे, जिनको की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अभी परिजनों द्वारा कुछ और नाम बताए गए हैं, जिसके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। चूँकि ये कि बहुत जघन्य घटना है, इसमें बहुत ही कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है विधि संगत वो की जाएगी। नौशाद और फैजल के हमले में निशांत बुरी तरह से जख्मी हो गया, लिहाजा घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन निशांत ने दम तोड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि निशांत का कत्ल कुशीनगर के जुड़वनिया कस्बे में हुआ, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ इनकी हत्या हो गई। हमको कुछ कहना नहीं है, बस यही है उसका घर इनका बुलडोजर से तत्काल प्रशासन ढहा दे और उसके परिवार में जो भी बच्चे हैं नामजद हैं, नामजद हैं, उनका इनकाउंटर हो जाए, लाश तभी उठेगी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीण और निशांत के परिजन लाश के साथ सड़कों पर उतर आए।
नयका छपरा मार्ग पर जाम लगा दिया। लिहाजा हालात को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। लेकिन इस घटना के बाद भड़के हिंदू समुदाय के लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, और वो है कि आरोपी नौशाद और फैजल का एनकाउंटर हो। योगी जी की सरकार है, लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 घंटा होने के बाद अभी तक कोई बुलडोजर की कार्रवाई, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। आगे प्रशासन क्या चाहती है? हम जनता यहाँ 24 घंटे से बैठे हुए हैं और अब तक बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नौशाद और फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मगर कुशीनगर में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद सीएम योगी पूरे एक्शन में हैं। लिहाजा मुमकिन है कि कट्टरपंथी भाईजान और उसके साथियों का हिसाब अब योगी फोर्स ही करेगी। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और खान जिसके लिए नया साल नई मुसीबत लेकर आया है, वो हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। शाहरुख खान को बीजेपी नेता संगीत सोम ने गद्दार बता दिया तो इस पर बड़ा बवाल छिड़ गया। एक तरफ साधु संत शाहरुख को बांग्लादेश भेजने की बात कह रहे हैं, तो वहीं शाहरुख के समर्थन में मौलाना आ गए हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं। शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में किसी भी मुसलमान के खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना या एलानिया तौर पर उसको गद्दार कहना कितना आसान हो गया है। शाहरुख खान गद्दार। शाहरुख को देश में नहीं रहना चाहिए। शाहरुख पाकिस्तान को चंदे की बात करते हैं। शाहरुख बांग्लादेशियों को खरीदते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार बताने वाले एक बयान से कोहराम मच गया। मौलानाओं को मिर्ची लग गई तो वहीं भाईजान खफा हो गए। आज उसके खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना ये निहायत अफसोस की बात है। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं। वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। शाहरुख खान पर यह विवादित बयान दिया बीजेपी नेता संगीत सोम ने, जिन्होंने शाहरुख पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी आईपीएल टीम में खरीदने पर निशाना साधा। संगीत सोम ने शाहरुख पर आरोप लगाए कि वो देश के लोगों को मिले पैसे से बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीद रहे हैं, और इसी बयान में उन्होंने शाहरुख को गद्दार बता डाला। दावे के साथ कह रहे हैं, समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। दरअसल शाहरुख खान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक हैं, और उन्हीं की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिसमें इस साल बांग्लादेशी खिलाड़ी शामिल हैं। शाहरुख की टीम ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है, और वो भी तब जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। बस यही वजह रही कि संगीत सोम समेत कई हिंदू शाहरुख के विरोध में आ गए, और अब उनको बांग्लादेश भेजे जाने की बातें हो रही हैं। हमारे 150 करोड़ 160 करोड़ की आबादी में इनको एक भी खिलाड़ी इनके लायक नहीं मिला कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान जैसे देशों से खरीदा जाए। इसको केवल एक विवाद की दृष्टि बनाना था, इसलिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसको बांग्लादेश भेजा जाए। शाहरुख खान को गद्दार बताया तो मौलाना शाहरुख के बचाव में आ गए और शाहरुख पर टिप्पणी पूरे मुसलमानों के खिलाफ ही बता डाली। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में किसी भी मुसलमान के खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना या एलानिया तौर पर उसको गद्दार कहना कितना आसान हो गया है। हालांकि हम सबको पता है कि किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में शामिल करना, उसके नाम को पेश करना, बल्कि ये तमाम इंतजामात हुकूमत की जानिब से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं। किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है
और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। शाहरुख खान के समर्थक भले ही इस पूरे मामले में शाहरुख का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि अपने स्टार से मांग कर रही है कि वो देश प्रेम को आगे रखते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भी खेल से बॉयकॉट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और 2026 के पहले दिन ही एक बार फिर देश में हिंदू राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र और भारत एक ही हैं। इसके बाद से विपक्ष और मौलाना भड़क गए हैं। कोई इसे गांधी का नाम मिटाने की साजिश कह रहा है तो कोई देश को नेपाल और श्रीलंका बनाने की धमकी दे रहा है। आखिर हिंदू राष्ट्र से विपक्षी पार्टियों और मौलानाओं को दिक्कत क्यों हो रही है, देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं को एक करने पर जोर दिया है। रायपुर में हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। ये देश सभी का है। अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो, सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो, तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। भागवत रायपुर में बने राम मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। भागवत ने कहा कि अभी केवल हिंदू धर्म में ही ऐसे संत हैं जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उनके बताए मार्ग पर चलने से पाप धुल जाते हैं। साथ ही रायपुर से ही उन्होंने हिंदू एकता का संदेश भी दिया। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं। मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है। तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, धाई आखर प्रेम का पढ़े या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई। वो धर्म वो हमारा है। लेकिन मोहन भागवत के बयान से कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मोहन भगत का एक ही काम है, इस देश को हिंदू देश बनाना और महात्मा गांधी का नाम हटाना। आज उनको हटाने का काम ये नया साल में कम से कम हर नौजवान और खवातीन समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, ये सेकुलर देश है। मोहन भागवत लगातार हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे हैं। उनका साफ मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भेदभाव छोड़कर सभी हिंदुओं को अपना मानना होगा। अब बात सनातनी अंदाज में 2026 के आगाज की। एक तरफ मौलाना मुस्लिम युवकों को नए साल का जश्न मनाने से रोक रहे थे, तो दूसरी तरफ नए साल पर सनातनी युवाओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। और तो और बाबा बागेश्वर ने भी न्यू ईयर की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से की। चारों ओर सनातन की जय जयकार से कट्टरपंथी मौलाना को मिर्च लग रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। न्यू ईयर पर सनातनी जश्न की ये तस्वीरें देखकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के सीने पर सांप तो जरूर लौट रहे होंगे, क्योंकि जब पूरा देश जश्न की तैयारी में जुटा था, तभी से खुद को मुस्लिमों का रहनुमा समझने वाले मौलाना न्यू ईयर पार्टी मनाने वालों को फतवा बांट रहे थे। मुसलमानों को नए साल के जश्न से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे और तो और इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे थे। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है। नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। नए साल पर सनातनी जश्न देखकर कट्टरपंथी मौलाना को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि सनातन कट्टरपंथ नहीं, सर्वधर्म संभाव पर विश्वास करता है। यही वजह है कि नए साल पर अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं बाबा बागेश्वर ने नए साल की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से की। रात 12 बजे तक नए साल का आगाज होते ही बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठा।
और सभी ने सनातन की रक्षा का प्रण लिया। भगवान से आज आप 2026 की शुरुआत में 2 प्रण लो कि हम 2 अवगुण आज त्याग रहे। मन में ही सोच लो, हमें मत बताओ। देर से उठने का अवगुण है, झूठ बोलने का अवगुण है, व्यभिचार का। और हम तो युवान बच्चों को कहेंगे ना, 2 अवगुण में 1 अवगुण का संकल्प लो। खबरें जारी है लगातार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी भारत।